गुड इवनिंग। कक्षा 12 भौतिक संधारित्रों का संयोजन। प्रॉब्लम है, चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड दी है। ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन जहां से दिया है कि आपको डायग्राम दे रखा है, तो हम प्रश्न को यहीं से हल करेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम को हम बनाएंगे। तो ये डायग्राम माना हमने बनाया, और इसके बाद सबसे पहले जो विभिन्न आपके पास संधारित्र हैं उन संधारित्र को हम नाम देंगे। यहां से हमने नाम दिया, इसको माना हमने C1 नाम दिया, इस वाले संधारित्र का नाम C2 रखा, यहां से C3, C4, ये आपके पास C5, यहां से आप कह सकते हैं इसको C6 नाम दिया, C7, C8, C9, C10, इस प्रकार से सबसे पहले नाम दिया। और जैसे हमने कहा कि जहां पर भी पहले 5 संधारित्र होते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये देखना होगा कि क्या वह व्हीट स्टोन से तो परिपथ तो नहीं बनना है। तो हम ये जो डायग्राम है, इस प्रकार का डायग्राम, यहां से देखिए 1 2 3 4 5, तो इस डायग्राम को हम एक नाम यहां पर दे देते हैं P। इस डायग्राम का मतलब कि इसको हम 2 पार्ट में हल करेंगे। पहले हम बात करेंगे ए व पी के मध्य। हमारी जो कैलकुलेशन है, सबसे पहले ए और पी के मध्य की कैलकुलेशन है। तो ए और पी के बीच आप देखिए, एक C1, C2, C3, C4, C5, ये आप कह सकते हैं 5 संधारित्र हैं। तो 5 संधारित्र में हम जो बीच वाला संधारित्र उसको छोड़ते हुए अन्य 2 संधारित्रों के बीच अनुपात निकालेंगे। तो यहां से जो अनुपात हम निकालेंगे C1 बाई C2। 2/2 आपको दे रखा है, क्योंकि प्रत्येक आपके पास संधारित्र की वैल्यू 2 आपको दे रखी है, इज इक्वल टू ये आपके पास 1 प्राप्त होगा। और ऐसे ही हम यहां से C3/C4 करेंगे, वो भी आपको 2/2 इज इक्वल टू 1 प्राप्त हो रहा। तो यहां से आप देखिए, यहीं से आप कंडीशन देखिए, कंडीशन हमारे पास आई कि C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, अगर ये स्थिति आती है तो हम कहते हैं संतुलन की स्थिति है। और संतुलन की स्थिति का मतलब कि जो ए और पी के बीच का जो परिपथ है, उस परिपथ के लिए जो नाम है, उस परिपथ को स्पेशल टाइप का परिपथ है, तो उसको कहते हैं ये व्हीट स्टोन सेतु परिपथ आप कह सकते हैं। के प्रतिबंध को पूरा करता है। अब ये व्हीट स्टोन सेतु प्रतिबंध क्या है? अगर जहां पर भी इस प्रकार की का मतलब एक आप कह सकते हैं व्हीट स्टोन सेतु प्रतिबंध आया, तो उसका आशय हुआ कि जिस हम 5वीं जो आप कह सकते हैं संधारित्र की जो हम कह रहे थे भुजा कह रहे थे, जहां उस धारिता उस संधारित्र के भुजा में कोई भी आवेश का गमन नहीं होगा। तो जब हम संयोजन की बात करेंगे, तो उस संयोजन के लिए उस जो आप कह सकते हैं उस भुजा को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो संयोजन जब हम करेंगे, तो संयोजन के समय पर उस भुजा को हम छोड़ देंगे। अब उस भुजा को हमने छोड़ दिया, तो अब हमारे पास आसानी से आप देख रहे हैं C1, C2 ये श्रेणी क्रम में आ गया, C3, C4 भी श्रेणी क्रम में आ गया। तो अब हम सबसे पहले ए और पी के बीच के जो आप कह सकते हैं तुल्य धारिता, उसकी गणना करेंगे। तो उसकी गणना के लिए हम स्टेप वाइज करेंगे। तो इसको आपने स्टेप 1 कहा। तो स्टेप 1 में देखिए हमने क्या कर रहे हैं। हम स्टेप 1 में, तो स्टेप 1 में हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि C1 व C1 और C2 ये आप जान रहे हैं, ये श्रेणी संयोजन है, और श्रेणी संयोजन है, और माना उस श्रेणी संयोजन की तुल्य धारिता। तो देखिए इसकी तुल्य धारिता माना हमने C' मान ली। तो आप जान रहे हैं, जहां पर भी संधारित्रों के संयोजन से जहां पर श्रेणी संयोजन होगा, तो संधारित्र के संयोजन का जो सूत्र है 1/C' इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा 1/1। इसलिए आप कह सकते हैं कि C' इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार से स्टेप 2 को आप ले लेंगे। स्टेप 2 पे बात करेंगे हम। स्टेप 2 में हम बात कर लेंगे किसकी,
C3 C4 की, तो C3 और C4 की स्थिति देखिए, तो C3 व C4, ये भी आप कह सकते हैं ऊपर की तरह, ये भी श्रेणी संयोजन में है, और माना इसकी हम तुल्य धारिता है C डबल डैश, अगर आप कहें तो C डबल डैश हमने मान ली, तो C डबल डैश आपने माना, तो ये आप जाने सेम वही आएगा, C डबल डैश इज इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4 इज इक्वल टू 1/2 1/2 2/2 इज इक्वल टू 1/1 C डबल डैश सच दैट C डबल डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैराड। अब ए और पी के बीच का संयोजन अगर आप देखना चाहें, तो ये अगर ए भुजा यहां में मानू, तो यहां देखिए ए के से ऊपर की ओर, केवल मैं ए और पी के बीच का ही आपको डायग्राम बना रहा हूं, और ये जो डायग्राम का जो स्वरूप है, अब देखिए, मतलब इसको आप पॉइंट, 2 पॉइंट देखिए, मैं इस पॉइंट को ब्लैक से इसको इंडिकेट कर लेता हूं, ये पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, ये ए वाला पॉइंट है, अच्छा बल्कि ये ए वाला पॉइंट इधर को आप कर लीजिए, ए वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट को पी। अब इसको मतलब आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि ये ए पी, इसको हल करके क्या आया, तो इन दोनों को हल करके हमने यहां सी डैश निकाला, और ए पी को इधर से हल करके सी डबल डैश हमने निकाला। तो आप देख रहे हैं कि सी डैश और सी डबल डैश की स्थिति अब क्या बन गई, तो सी डैश और सी डबल डैश की जो स्थिति है वो एक दूसरे के आगे समांतर क्रम में। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वही होने जा रहा है, जिसको हम लिखेंगे स्टेप आप कह सकते हैं 3। तो हम बात करेंगे सी डैश व सी डबल डैश समांतर संयोजन में। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, डायग्राम हमने देख लिया है, तो मुझे नहीं लग रहा इस डायग्राम की आवश्यकता है, ये आपने बनाना भी नहीं है क्वेश्चनों में, ये केवल समझने के लिए मैंने बनाया था। तो ये स्थिति, ये दोनों समांतर संयोजन में है, और माना हमने ये मान लिया कि तुल्य धारिता माना हमने सी ए पी मान ली। तो आप जान रहे हैं कि संधारित्रों के संयोजन के फॉर्मूले से जहां पर भी समांतर क्रम आएगा, तो वहां इस प्रकार से आ जाएगा, सी ए पी इज इक्वल टू सी डैश प्लस सी डबल डैश, 2 + 2 सॉरी 2 नहीं 1 + 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड। तो ये आपका सी ए पी। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, यहां तक हमने सॉल्व कर दिया, अब हमने बात करनी है बी व पी के मध्य। तो देखिए, ए बी और पी के बीच का आपने सॉल्व करना नहीं है, उसको आपने ऑब्जर्व करना है। तो बी और पी के मध्य, ए व पी के मध्य आप कह सकते हैं परिपथों की तुलना करने पर, तो तुलना करने पर, ठीक है, समानता के आधार पर आप कह सकते हैं ए व पी के मध्य भी व्हीट स्टोन सेतु परिपथ प्राप्त होता है। अतः तुलना से, अब आप तुलना से का मतलब कि दोनों आप कह सकते हैं दोनों संधारित्रों को जब हम देखते हैं, दोनों परिपथों को अगर हम देखें, तो परिपथों में हम ये पाते हैं कि दोनों के अंदर बिल्कुल एकदम क्या है, समानता है। तो इसका आशय हुआ जो आपका मतलब, ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपका स्टेप 4 है, स्टेप ये 4 है। तो यहां से हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो तुल्य धारिता हमें प्राप्त होगी किसकी, जो आप कह सकते हैं यहां से सी पीबी की, सी पीबी की तुल्य धारिता है, वो भी 2 माइक्रो फैराड हमको प्राप्त होगी। इस बाई सीक्वेंस आपने करना, क्योंकि अनावश्यक आपने
स्टेप को नहीं बढ़ाना है। अब आपके पास स्थिति देखिए क्या आ गई, ये आपके पास B, ये A है और ये P है, यहां से यहां तक ये आपके पास C, जिसको हम कह रहे थे AP और इसको कह रहे थे CBP, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, ये आपके पास आया। तो कहने का अर्थ है अब हमारा अंतिम स्टेप आ जाएगा, आप बात करेंगे स्टेप 5 की। तो स्टेप 5 जो हमारे पास आएगा, तो स्टेप 5 की हम जब बात करेंगे तो स्टेप 5 हमारे पास आएगा, हम कहेंगे कि CAP व CPB दोनों आपको दिख रहे हैं, ये आपके पास श्रेणी संयोजन में है। जैसे मैंने आपको कहा ये डायग्राम का केवल समझने के लिए है, ये आपने क्वेश्चन में नहीं लिखना, जिसको मैं मिटा देता हूं। श्रेणी संयोजन में है। और अगर मैं बात करूंगा तुल्य धारिता की, तो तुल्य धारिता, और तुल्य धारिता को हमने नाम दे दिया CAB। तो कुल जो तुल्य धारिता है ये आपके पास निकलेगा संयोजन के सूत्र से 1/CAB इज इक्वल टू 1/CAP प्लस 1/CPB इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, 2/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/1, इसलिए CAB इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं हमारा जो आंसर आएगा कि बिंदु A और B के बीच की जो तुल्य धारिता है वो हमको प्राप्त हो जाएगी 1 माइक्रोफैरड। तो आप बहुत ध्यान से और वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके ध्यान से समझेंगे कि किस प्रकार से हमने जो व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित जो परिपथ है उसकी धारिता को कैसे हमने ज्ञात करना। थैंक यू।